वैसे ही सिस्टम कर लेंगे, बीच में ब्रेक वाला। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का भी लेक्चर सीरीज़ जो है उसमें बेसिकली म्यूज़ियम को ही कुछ पार्ट को और कवर कर दे रहे हैं। कल हम लोगों ने जहाँ तक किया था तो उसमें हम लोगों ने कुछ आर्टिस्ट के म्यूज़ियम्स को कवर किया था, ठीक है। पहली चीज़ तो जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, संग्रहालय के उद्देश्य या कितने प्रकार के होते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो क्या इस सब्जेक्ट के ऊपर एक तो होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रही हूँ, पर क्या आप रोज़ के रोज़ एडिशनल उसमें कुछ अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा है, पूर्व में भी जो हुआ था प्री पीएचडी कोर्स के 6 मंथ का कोर्स, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग जितने ये लेक्चर्स दे रहे हैं उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, ठीक, जो हमारे वाले सब्जेक्ट का होगा। तो क्या ये प्रिपरेशन आपकी चलती जा रही है या मैं उसको प्रिपरेशन के हिसाब से पूरा नोट्स टाइप में दूँ। मतलब मैं ये आज घर से निकलते समय सोच के आई थी कि आप ही से पूछेंगे। नाम तो मैं बताती जा रही हूँ आपको, उनका मैक्सिमम पार्ट भी मैं बताती जा रही हूँ कि जैसे कलेक्शन है या किस आर्टिस्ट का कहाँ पर कलेक्शन है, जितने भी इंडियन या उसमें हैं, पर क्या उसकी कुछ और रिलेवेंट जो भी है इंफॉर्मेशन, वो या तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट विशेषज्ञ जो अभी और भी आएंगे, है ना, वो दें आपको, या आप अपने आप एक तरह के नोट्स प्रिपेयर करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा ये सजेशन है, क्योंकि यू नेवर नो आपको क्वेश्चन कौन सी तरफ से पुटअप कर दिया जाए, ठीक है। आपके सिलेबस में जब है कि म्यूज़ियम गैलरीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल मतलब 6 मंथ के बाद का एग्ज़ाम है आपका, उसमें नो डाउट इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो मैं आज ये मतलब घर से निकलते वक्त भी मुझे दिमाग में आया कि मैं बता तो रही हूँ, और कभी को अगर ऐसा कुछ लगता है कि सपोज़ आपको नहीं समझ में आता है, नो डाउट ये यूट्यूब पे आपके अपलोडेड है, आप इसको कई बार देख करके समझ भी सकते हैं। जहाँ पे आपकी कोई भी मतलब एक कन्फ्यूजन का डाउट क्लियर मतलब हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसको तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि मैं अभी आगे भी आऊँगी, आगे भी आना है, तो हम लोग कुछ ऐसा एक क्लास ऐसा कर लें कि जिसमें आपके जो भी डाउट्स हों रिलेटेड टू मेरे लेक्चर्स एंड नो डाउट, मतलब बाकी मैं विशेषज्ञ के लेक्चर की बात नहीं करती हूँ, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इंक्वायरीज आप करना चाहते हैं, आपकी क्वायरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोबेबली परफेक्शन तो नहीं है, पर हाँ हो सकता है मैं आपके उसको सेटिस्फाई कर सकूं, आपकी जिज्ञासा को कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आज शुरू में ही मेरे को बताने का मन था। नेक्स्ट ये है कि कई म्यूज़ियम्स ऐसे भी हैं, हमने जैसे कि पहले की सीरीज़ में बोला कि आर्टिस्ट के बेस पे हैं, ठीक है, और कई ऐसे हुए जिनको कि महलों को कन्वर्ट कर दिया गया एज ए म्यूज़ियम, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आर्टिस्ट के म्यूज़ियम्स भी हैं, लेकिन अधिकृत उन्हीं के घरों को या स्टूडियो को करके मॉडिफाइड रूप में म्यूज़ियम बना दिया गया। तो दो तरह के हो गए ना, कि एक तो वो हाउस हुआ या स्टूडियो हुआ, घर हुआ या स्टूडियो हुआ, वो स्वयं किसी आर्टिस्ट का था, जिसको गवर्नमेंट मतलब आर्टिस्ट ने या उसकी फैमिली ने स्वेच्छापूर्वक दान दे दिया कि भाई आप इसकी रख रखाव करिए, मेंटेनेंस करिए एज ए म्यूज़ियम। तो गवर्नमेंट को कोई उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, और उन्होंने उसको एज ए म्यूज़ियम डेवलप कर दिया। और एक होता है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए पूरा वित्तीय फंड या जो भी खर्चे थे वो गवर्नमेंट के लगते हैं। वो आपके बिल्डिंग का पार्ट काफ़ी कुछ, जैसे अब राजा सिस्टम तो ख़त्म हो गया, वो राज्य सिस्टम महलों वाला, तो उन्होंने उनको कन्वर्ट कर दिया गैलरी मतलब इसमें म्यूज़ियम के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें गवर्नड बाय गवर्नमेंट हैं। बहुत रेयर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने जीते जी, जैसे अब सर्वोदर डाली का हम लोगों ने कल पढ़ा कि ही इज़ द ओनली आर्टिस्ट
दैट वे कि जिसने अपने आप से डिज़ाइन किया अपने म्यूज़ियम को और उसको यथार्थ रूप में बना भी दिया। ठीक है, तो इसी क्रम में हम कुछ एक और हैं हमारे पास, चश्मा कहाँ चला गया यार मेरा, आई केप्ट समवेयर, नहीं है, हाँ वो चाहिए होता है बीच बीच में थोड़ा सा। हाँ, तो इसी के क्रम में हम लोग जिनके और भी म्यूज़ियम्स हैं या क्या कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के म्यूज़ियम्स का है उनको भी क्लियर करते हैं। एक क्या मैंने सैन फ्रांसिस्को म्यूज़ियम लिखवाया था आपको, नहीं लिखवाया है, तो इसकी एक मतलब नाम लिख लीजिए इनको, द सैन फ्रांसिस्को म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कैलिफोर्निया में है ये। सैन फ्रांसिस्को, हाँ, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कैलिफोर्निया, CALIFORINA, कैलिफोर्निया में है। यहाँ पर 1935 से लेकर 20वीं सदी के, हाँ, सैन फ्रांसिस्को म्यूज़ियम जो कि कैलिफोर्निया में 1935 से लेकर के 20वीं सदी के कला चित्रों का बहुत व्यापक संग्रह है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से लगभग, इसमें जो कलाकृतियाँ पाई गई हैं वो मतलब लगभग 35,000 कलाकृतियाँ हैं, कई आर्टिस्ट की हैं इसमें संग्रह में। और इसके प्रमुख रूप से जो मतलब कहेंगे 7 कलाएँ दीर्घा भी हैं इसमें, प्रमुख रूप से 7 कला दीर्घा हैं, जिनमें हेनरी माथिस एवं मार्शल ड्यूचेम, हाँ, पॉल क्ले कर लीजिए, कहीं कहीं पर इसका उल्लेख क्ली होता है, पॉल क्ले, जैक्सन पोलक आदि हैं, मतलब इनके वर्क इत्यादि हैं, इन चित्रकारों के वर्क इसमें संग्रहित हैं या कलेक्शन में हैं। ठीक है, और इसमें नियर बाई जो डेटा उपलब्ध हुआ उसके हिसाब से तो इसमें लगभग 300 से ज़्यादा शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। यही एक म्यूज़ियम है जिसमें कि शैक्षिक कार्यक्रम 300 से अधिक शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो उससे क्या हुआ, आर्ट एप्रिसिएशन को प्रमोशन मिला। ठीक है ना, और पर्पस भी उनका यही है, जितने भी म्यूज़ियम्स हैं मैक्सिमम उन लोगों को यही एक उद्देश्य होता है कि आर्ट एप्रिसिएशन तो हो, उसको प्रशंसा मिले, उसको समझने के लिए लोग मिलें, उस कलात्मक बौद्धिक क्षमता का विकास हो। तो ऑब्वियसली उसके लिए एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है मतलब बड़े ही कैजुअल तरीके से। तो जो ये म्यूज़ियम्स हैं वो दोनों प्रकार से कोशिश करती हैं कि हम अपने कला शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे कि उनकी बुद्धि का विकास हो, कलात्मक तरीके की सोच डेवलप हो। हम लोग नहीं कहते हैं कि एस्थेटिक सेंस बड़ा अच्छा है या ही इज़ वेरी आर्टिस्टिक और हिज थिंकिंग इज़ वेरी गुड, मतलब प्योर आर्टिस्टिक टाइप का नेचर है। तो बिकॉज जब वो इंडल्ज होकर के आपके अंदर होगा, ट्रेनिंग होगी आपकी उस तरह की, ठीक है आप कलाकार नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक एप्रिसिएशन तो आएगा ना, जो कि मैंने पिछले उसमें भी कहा था अपने लेक्चर में कि जापान इसके लिए एक हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है कि मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हर एक चीज़ में आप देखिए कहीं ना कहीं कला का संपुट होता है, सौंदर्य का संपुट होगा ही। और इसी कारण से शायद उनका बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शांत प्रिय और एकदम मतलब बहुत पेशेंस, सब कुछ उनका पूरा पोस्चर उनका पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी से। इवन आई स्टिल फील कि बहुत सारे ऐसे नहीं कि कलाकार बहुत ही शांत एकदम संयम वाले लोग ही मिले हों, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो वैन गॉग को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। उसमें मानी बात है कि वैन गॉग के उसमें नेचर में कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस थी। तो आप देखते हैं उनके कृति में भी आपको दिखाई देगा जो काम किए हैं, प्लस उनके बिहेवियर में, उनके राइटिंग वर्क में। राइटिंग वर्क मेरा मतलब है जो थियो को उन्होंने लेटर्स लिखे, ही डिस्क्राइब्ड इन दैट वे बिकॉज समवेयर ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड या डिप्रेशन के तहत थे, तो वो आवेग है उनके अंदर।
पर हाँ, अगर कला का हम उस तरह का शिक्षा देते हैं या अपनी बात को समझाते हैं बचपन के बच्चों को, तो ये कहा नहीं जाता है कि धीरे धीरे मोल्ड होकर के आप एक अच्छा मतलब व्यक्तित्व बना सकते हैं, नहीं तो बिगड़ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो 300 के करीब अध्ययन के पूरे कार्यक्रम चलाए, मुहिम चलाई या समय समय पे किए, उससे एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं, एक म्यूज़ियम है उसको म्यूज़ डी और से, म्यूज़ MUSE, म्यूज़ DORSAY और से, ORSAY और से, इन पेरिस। ठीक है, अब ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए क्या कहेंगे, यूनिक, विशिष्ट तरह का म्यूज़ियम है, क्योंकि ये एक रेलवे स्टेशन था। ठीक, और ये रेलवे स्टेशन था जिसको इन्होंने टर्न अप किया एज ए म्यूज़ियम। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको टर्न अप किया एज ए म्यूज़ियम में। इसमें मैक्सिमम जो काम है उसमें प्रभाववादी चित्रकारों का है, और जो अन्य पश्चिमी कला के कार्य हैं, प्रमुख रूप से रौंदा के मूर्ति, रॉडिन या रौंदा, कहीं कहीं पे रौंदा भी लिखा हुआ होता है, कहीं पे रॉडिन लिखा हुआ होता है। रॉडिन के मूर्ति, पॉल गॉगिन के चित्र मेन है, मतलब प्रमुख रूप से हैं। इस म्यूज़ियम में ख़ास तौर से फ्रेंच आर्ट के लगभग 1948 से लेकर 1914 तक के, हाँ, इस संग्रहालय में फ्रेंच आर्ट के 1848 से 1914 तक के स्कल्पचर्स, फर्नीचर्स, पेंटिंग्स एवं फोटोग्राफ्स भी हैं। इसीलिए ये विशिष्ट है, क्योंकि ये एक मानी बात है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे शायद कि उन्होंने एक रेलवे स्टेशन को ही टर्न कर दिया म्यूज़ियम की तरह। तो समवट अपने आप में ये एक बड़ा यूनिक म्यूज़ियम है। और इसके बाद कल हमने बैंकॉक म्यूज़ियम लिखवाया या बताया था, नहीं बताया था, बैंकॉक नेशनल म्यूज़ियम। ये अपने आप में पहला म्यूज़ियम है बैंकॉक का, और यहाँ पे थाई कला से संबंधित सारे जो आपके चित्र हैं या जो भी चीज़ें संग्रहित कर सके वो अवशेष के रूप में बचे हुए सभ्यता से, थाई सभ्यता जो भी है, उनके कल्चर्स हैं, उनकी संस्कृति है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस म्यूज़ियम में एक तरह से संग्रहित हैं, कलेक्शन में हैं। और ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर माना जाता है। यदि आप थाई कला पे, सब्जेक्ट पे जानकारी रखना चाहते हैं या उसके ऊपर शोध कार्य करने चाहते हैं कई लोग, तो उसके रेफरेंसेस के लिए बहुत अच्छा ये एक मतलब म्यूज़ियम है। दूसरा रेम्ब्रा का हम लोग कर ही चुके थे कल, और इसके पश्चात कुछ एक छूट गए थे हम लोगों के, वो मैंने नोट डाउन किए हैं। जापान में एक संग्रहालय है जिसका नाम मोरी कला संग्रहालय, मोरी, हाँ, ये मोरी नाम संस्थापक के नाम पे है, मिनोरू मोरू नामक नाम के संस्थापक थे, इसी वजह से इसका नाम मोरी संग्रहालय पड़ा। इसके एक मतलब विशेष चीज़ ये है कि इसमें अस्थायी प्रदर्शनियाँ बहुत होती हैं। जैसे जापान के कुछ चित्रकार हैं या और भी कंट्रीज़ के कोई भी चित्रकार हैं, अप्रोच करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको परमानेंट कलेक्शन को ही एग्जिबिट करते हों। इन्होंने
एक प्लेटफॉर्म दिया अपने लोकल आर्टिस्ट को, लोकल मीन्स जो वहाँ के हैं आर्टिस्ट उनको, और आप दूसरी कंट्री से भी अगर अप्रोच करते हैं तो 1 महीने 2 महीने या फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है 15 डेज का एक आपका एग्जीबिशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। तो गैलरीज तो है ही हैं, और साथ में जो यहाँ पर पहले की उससे जुड़ी हुई मतलब सिविलाइजेशन से चीज़ें थीं और कला थी, वो सारी भी इन्होंने यहाँ पे एग्जिबिट की है। और इसमें जो कलेक्शन है वो नॉट ओनली जैपनीज़ उसका है, रिलेटेड टू जैपनीज़ विषय से, बल्कि विश्व की जितनी भी मेन मतलब संस्कृतियाँ हैं, कल्चर्स हैं, उनसे भी संबंधित उसी सम्मान के साथ इन्होंने उन वस्तुओं को डिस्प्ले में कर रखा है। ठीक है, और उसी चीज़ को वो समय समय पे, पर ये नहीं है कि पूरा डिस्प्ले, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा, आप अगर वहाँ जाते हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी में तो आपको कुछ पार्ट्स में परमानेंट कलेक्शन, इनका एक टैग होता है परमानेंट कलेक्शन। जैसे मथुरा वाले में भी आपको बहुत क्लियर होगा कि आपका नाम धर्मेंद्र ही है, देवेंद्र, देवेंद्र जी को बहुत क्लियर होगा कि एक परमानेंट कलेक्शन का वर्क डिस्प्ले का सेक्शन अलग होता है जो कि हमेशा के लिए वहाँ पर सुरक्षित और डिस्प्लेड है। वो बहुत प्राचीन स्तर पे भी हो सकता है कि मतलब वो प्राचीन है और वैल्यूएबल है, तो वो उसको डिस्प्ले कर देते हैं कि मतलब जिसको कि लोग आते हैं और देखते हैं और समझते हैं इतने साल पहले क्या था। एक होता है टाइमली, मतलब टेम्परेरी एग्जीबिशंस, उन्हीं का परमानेंट कलेक्शन का हो सकता है कि जैसे मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली है, हाँ, किसी विशेष व्यक्ति का काम लगा देगा, या वो ये करेगा कि एक ही टाइम में समकालीन जो कलाकार हैं उनका जितना उसने वर्क परचेज किया, मान लीजिए पेंटिंग विधा का किया, स्कल्पचर का किया या ग्राफिक्स का किया, और उनके पास क्योंकि स्केप की तो कोई प्रॉब्लम, स्पेस की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जगह तो बहुत है, अच्छी गैलरी है, तो उन्होंने इन चारों विधाओं के लोगों का वर्क एक साथ डिस्प्ले किया और उसकी बाकायदा पब्लिसिटी हो जाती है, उसके इनविटेशन कार्ड्स हो जाते हैं कि इतने से इतने दिनों तक, मे बी 2 महीने, मे बी 1 महीने के लिए आपकी एग्जीबिशन है, आप आकर के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता वो उन्हीं का कलेक्शन है सपोज, लेकिन उसको टेम्परेरी एग्जीबिशन बोला जाता है कुछ समय के लिए। तो ये वाली जो म्यूजियम है अभी जो हम लिखा रहे हैं मोरी म्यूजियम, इसमें भी इनका परमानेंट कलेक्शन का डिस्प्ले का प्रोविज़न बहुत कम, मतलब बहुत क्या, एक तरह से निग्लिजिबल है। ये हर कल्चर की अच्छी चीज़ों को इन्होंने कलेक्शन तो कर लिया है और उसी को टाइमली टैगिंग कर करके लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए इनको एग्जीबिशन करना होता है, टेम्परेरी एग्जीबिशन अंडर द नेम ऑफ इंडियन आर्ट फैक्ट्स या आर्टिस्टिक आइटम्स, तो इन्होंने इंडिया की जितनी भी चीज़ें इनके पास होंगी जिसकी वैल्यू है या पुराने उससे बहुत अच्छे माने जाते हैं कलात्मक उसमें, तो इन्होंने उसको डिस्प्ले किया 1-2 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, और फिर हटा दिया, फिर कोई और एग्जीबिशन इन्होंने अरेंज कर दी। तो इस तरह मोरी संग्रहालय प्रसिद्ध है कि उसके पास सभी संस्कृतियों के आइटम्स हैं और ससम्मान उसको ये डिस्प्ले करते हैं, वैल्यू करते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं कि वैल्यू करते हैं। इनके लिए ये नहीं है कि नहीं इस्लामिक, मतलब इजराइल का कुछ सामान मिला तो इजराइल से कोई आर्ट फैक्ट्स लेके इकट्ठा किया गया तो नहीं वो तुच्छ है ना, ये सम्मानित उसमें सबको डिस्प्ले करेंगे टाइमली, मतलब एक टाइम के बाद। ठीक है, एक आपको लिखना है यहीं पर, टोक्यो में आधुनिक कला का राष्ट्रीय संग्रहालय, हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय टोक्यो, आधुनिक कला का राष्ट्रीय संग्रहालय टोक्यो। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट एंड क्या बोलेंगे, विशिष्ट चीज़ का समावेश किया गया कि इन्होंने पिक्चर मतलब पिक्चर फिल्म सेंटर, पिक्चर से मेरा मतलब है फिल्म सेंटर का भी स्कोप रखा है।
तो उसमें ऑब्वियसली कि फिल्म सेंटर कैसे, जैसे अपने यहाँ नोएडा फिल्म सेंटर नहीं है, तो उसी तरह का फिल्म सिटी टाइप की, तो फिल्म सेंटर इन्होंने उस चीज़ को एक पार्ट में डेवलप किया है। मे बी, मुझे बहुत डिटेल इसका नहीं पता, लेकिन शायद वहाँ पे किसी चीज़ की शूटिंग हुई, या आपका और भी जैसे कई चीज़ों के लिए प्रशिक्षण का कार्य होता है, नहीं, उसी पार्ट में इन्होंने फिल्म का सेंटर भी कर रखा है। और नेचुरली जितना कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का है, मैक्सिमम कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का वर्क जैपनीज़ जो आर्टिस्ट हैं कॉन्टेम्प्रेरी इस समय, उनका वर्क इस कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़ियम में आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब आता है एक पश्चिम कला का राष्ट्रीय संग्रहालय, हम लोगों ने कर लिया है, नहीं सॉरी, पश्चिमी कला का राष्ट्रीय संग्रहालय, ये भी वहीं पर है जापान में। पश्चिमी कला का राष्ट्रीय संग्रहालय, हाँ, इसको 1950 में खोला गया था। 1950 में ओपन किया गया था, खोला गया था। और जैसा कि नाम से ही हम लोगों को क्लियर हो जा रहा है, पश्चिमी कला का संग्रह करके, और उद्देश्य क्या था, क्योंकि उस समय तक इतना आना जाना हर एक आम आदमी के लिए तो संभव नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा इसी बात को एम्फेसिस करके खोला गया कि जो पश्चिम कला जगत में मूवमेंट्स चल रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, या वहाँ के आर्टिस्ट एक काम कर रहे हैं परिवर्तन के साथ में, तो उनके काम किस प्रकार से हैं। और ऑब्वियसली जब आप देखेंगे तो आप कुछ चीज़ों का समावेश करेंगे ना। आपने जैसे पढ़ा होगा कि इसमें प्रभाववादी जो चित्रकार थे, उनके वर्क्स में आपको जापानीज जो वुडकट प्रिंट्स हैं उनके, है ना, उनके कुछ प्रभाव दिखते हैं। तो वो रीज़न यही था, वो कैसे पहुंच गया वहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कि वन ऑफ द, मतलब जैसे आपके कोई भी सामान आते हैं ना कागज़ के पैकेट में रोल हो करके, अब आप इमेजिन करिए जापान में हर चीज़ में उनको, यदि परचून का सामान खरीद रहे हैं तो उसके पैकेट में भी चित्रण है, बात समझ रहे हैं। तो वही लिपटे हुए जो कागज थे वो यूरोप पहुंच गए, और वहीं पे कुछ आर्टिस्ट लोगों ने, जैसे होता है नॉर्मली, देखा उन्होंने, तो अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को अपने पेंटिंग में यूज़ करें। स्टाइल उनका है, बट द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म कलर्स, थोड़ा डिज़ाइनिंग, उसका डेकोरेशन, जो ओरिएंटेशनल, मतलब उसका पूरा एक है ना, बहुत ज़्यादा सजावटी टाइप का, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी थीं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रभाव तो पड़ रहा है। तो इसमें क्या इन्होंने किया कि जापान की गवर्नमेंट ने इस म्यूज़ियम को खोला। उसका उद्देश्य यही था कि हम वहाँ के चित्रों का किसी तरह से संग्रह करें, वहाँ क्या काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, उससे प्रेरणा लेके हमारे यहाँ के चित्रकार भी कुछ सीख सकेंगे या अवगत हो सकेंगे। ठीक है ना। तो मेनली इनका उद्देश्य यही था कि पश्चिम की कला का ज्ञान कराना, अपने लोगों को ज्ञान कराना, वहाँ के उससे दर्शकों को ज्ञान देना। अब हम एक उस पर मैंने क्या किया है, जैसे पूरे विश्व में जितने भी म्यूज़ियम हैं तो बहुत ज़्यादा, आपने नंबर्स लिखा है उस समय, तो ये तो संभव नहीं कि सभी के बारे में हम लोग लिख सकें, लेकिन मैंने वो म्यूज़ियम चूज़ कर लिए थे कि जिनके लिए कुछ अलग है, हाँ, जो प्रसिद्ध हैं, प्लस हर कंट्री में नहीं होता है कि जैसे कुछ एक हैं जिनका बहुत महत्व है, तो उसी में जैसे स्कॉटलैंड है तो स्कॉटिश म्यूज़ियम है, इसमें उसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा कि इन्होंने स्कॉटिश नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, गैलरी भी कहते हैं, म्यूज़ियम भी कहते हैं, इन एडिनबर्ग, स्कॉटिश नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी, या स्लैश करके म्यूज़ियम लिख लीजिएगा। हाँ, एडिनबर्ग गैलरी इन एडिनबर्ग, जगह है ना एडिनबर्ग,
ठीक है, ये मतलब है तो नाम एक ही, लेकिन इसके लिए 2 बिल्डिंग का यूज़ किया गया है। एक मॉडर्न बिल्डिंग कहलाती है, मॉडर्न 1, मॉडर्न 2, ठीक। और इसमें लगभग 6000 वर्क हैं, जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर। अब ये म्यूजियम है जिसमें इंस्टॉलेशन इज देयर, ठीक है। इंस्टॉलेशन से आपको पता ही है, ठीक है, इंस्टॉल करके जो भी आपके मस्तिष्क के विचार हैं उनको, क्या इंस्टॉलेशन इज परमानेंट आर्ट और टेम्परेरी आर्ट? टेम्परेरी है ना, उसका कोई भी अच्छा। और इसका प्रारंभ क्यों किया गया? ज़्यादा बाद में हुआ था। नहीं, क्यों किया गया? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई थी, तो कुछ कलाकारों ने एक उन लोग का उद्देश्य ये था कि व्यंग के रूप में चीज़ों को प्रस्तुत करें और लोग उससे जो डिप्रेशन में लोग गए थे उसे देखें और उससे बाहर आए। ऐसा ज़्यादा बाद में वो किया नहीं, मतलब मैं इस पर्पज से मैंने कहा कि क्यों इसको शुरू किया गया। म्यूजियम और गैलरी के क्या कहेंगे उसको, नहीं, बाय द व्यू ऑफ गैलरी एंड म्यूजियम ऑन, मतलब व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इंस्टॉलेशन आर्ट टू स्टार्ट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गैलरीज एंड म्यूजियम्स। म्यूजियम और गैलरी का ऐसा क्या तथ्य था कि ये इंस्टॉलेशन आर्ट का शुरुआत हो गया? देखने को मिलती है, ऐसा क्या वजह रही है? क्या वजह रही कि इंस्टॉलेशन को गैलरी और म्यूजियम्स के उससे एक आर्टिस्ट को हो गया कि नहीं ये कर सकते हैं हम? नहीं पता। आपको पता है इंस्टॉलेशन आर्ट का प्रारंभ होने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम कृति बनाते हैं, अब बहुत हजारों की तादाद में हर जगह चित्रकार हैं, स्कल्प्टर्स हैं, ठीक, सेरेमिक आर्टिस्ट हैं, ये तो मेन हमने बोल लिए। तो ये जो पेंटर्स हैं, प्रिंट मेकर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, सेरेमिक आर्टिस्ट हैं, ये काम करते जा रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं या इनका कलेक्शन हो रहा है, वर्क का सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब म्यूजियम या गैलरीज की भी एक कैपेसिटी होती है, वो दीवारों को तो दूर नहीं खिसका सकता ना कि अच्छा अब अच्छा इतने भर गए हैं मेरे पास, अगर फ्रेम्स मतलब जो वर्क हैं, कैनवसेस हैं या स्कल्पचर्स हैं, तो चलो इसकी दीवार खिसकाओ, इस रूम को बड़ा कर लो और भरते जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंस्टॉलेशन के पीछे जो शुरुआत हुई उसका मेन जो मतलब फिजिबल कहना चाहिए, फिजिकल रीज़न था, जो तथ्य था, मूल तथ्य था, वो ये तथ्य रहा कि जगह की कमी को देखते हुए आपने इंस्टॉल करा, खट्ट से एग्जीबिशन हुई, मान लीजिए मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली है, ठीक। अब वो सुबोध गुप्ता को कहता है कि भाई तुम्हारा वर्क कोई एक हमको करना है, यहाँ पे एग्जिबिट करना है। तो वो क्या करते हैं, खटाखट खटाखट से इंस्टॉलेशन किया और बन गया उनका, और उन्होंने वहीं पर डिस्पोज हो गया। इंस्टॉलेशन के वर्क करने का उद्देश्य यही था कि गैलरीज के पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो बड़े बड़े मूर्तियों को ले पाएं। इंस्टॉलेशन इज व्हाट, एक स्कल्पचर का ही तो एक रूप है ना, पोर्टेबल हो गया ना वो तो वो दैट थिंग वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस। व्हाट इज इंस्टॉलेशन, आई एम नॉट आस्किंग व्हाई इट हैज बीन स्टार्टेड, देयर इज अ डिफरेंस, it has been started because there was one minus part on the behalf of the galleries कि वो इंस्टॉलेशन के मतलब जो मूर्तियाँ आती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती थी। दूसरा क्या हुआ, आप देखिए अब कई गैलरीज, जब मैं गैलरीज के बारे में आपको बताऊंगी तो वाई द गैलरीज हैव स्टार्टेड टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ योर वर्क। आपने कभी इस पे विचार किया? आपके देखा होगा आपने, हर गैलरी में अब जो भी एग्जीबिशंस होती हैं, कॉल फॉर एंट्रीज होता है, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि उसमें आप हमको अपलोड कर दीजिए इमेज, फॉर्म भरिए, फॉर्म भर करके हमको अपलोड करिए अपनी इमेज,
वर्क के इमेज को। तो वाई दे स्टार्टेड दिस थिंग, दीज ऑल थिंग्स आर सो को रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है कि एक आर्ट टीचर के बिहाफ पे आपको जानकारी होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? और मुश्किल बात ये है कि हमारे यहाँ के सिलेबस में, मैं तो समझती हूँ ये प्री पीएचडी कोर्स का सिलेबस नहीं होना चाहिए था। दिस शुड बी इन द एमए पार्ट में, दिस शुड बी कि अबाउट द गैलरीज एंड म्यूजियम, क्या रीजंस हैं, क्या उद्देश्य हैं उनके, किस तरह से वर्किंग हुई। और देर आर सो मेनी फैक्ट्स, मतलब हमारे ही सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए मुझे लगता है हम लोगों को स्नातक और परा स्नातक लेवल पे बच्चों को ट्रेंड करना चाहिए बाकायदा। अपने यहाँ के बच्चे, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि कैनवस को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग से ले करके उसकी कोटिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना। बहुत रेयर बच्चे होंगे उनको पूरा प्रॉपर वो नहीं पता होगा। वो रीज़न क्या है, हमारे भी हाथ बंधे हुए होते हैं। एज ए टीचर मैं भी ये बात कह रही हूँ, मुझे आता है लेकिन मैं करा नहीं सकती। मतलब क्यों? क्योंकि नेचुरली उसके लिए हमें अलग से टाइम देना पड़ेगा। आपको तो भाई क्या है कि 4 घंटे की बाध्यता कर दी गई कि इतना है, आपको सिलेबस में बांध दिया गया। आर्ट्स कॉलेज में तो घुसते ही आपको ये कहा जाता है सब कुछ तुम्हें अपने आप करना है, तो आपको करना है। आप वहाँ से तो प्रिपेयर्ड कैनवस लेते हैं, तो जो पहले के टीचर्स थे, बद्रीनाथ आर्या सर वगैरह, वो लिटरली डांट लगा देते थे। बहुत पैसा आ गया है, मतलब बहुत पैसा आ गया। स्ट्रेचर के ऊपर अपने आप कपड़े को स्ट्रेच करिए। आई हैव दैट पंचिंग मशीन, हाँ, बीएफए में खरीदी थी, वो आज तक मेरे पास है। तो हम पहले जब यहाँ शुरू में आए जुहारी में, तो हमको यही लगा कि शायद यहाँ भी स्टिच करके बच्चे अपने आप करेंगे, फिर उसके ऊपर वाइट टेक्सचर्स का पूरा वो कर वर के कोटिंग करके सब कुछ, लेकिन नहीं हुआ। तो मतलब ठीक है, ये भी एक आसान तरीका, यू बाय द कैनवस और उसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, एक अच्छे शिक्षक को इससे अवगत होना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो सिलेबस है या हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जो कोर्सेज कर रहे हैं या पीएचडी कोर्स करने चाह रहे हैं, तो ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। ये मेरा अपना मानना है कि वन शुड नो कि ये चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अब इसमें हम गैलरीज पे जब आएंगे तो हम आपको ये बात ज़रूर मतलब क्लियर करेंगे कि क्यों ऐसे फ़ोटोग्राफ्स का स्टार्ट किया गया। खैर, इंस्टॉलेशन इज़ मेन। अब इन्होंने अभी इंडियन जितनी भी म्यूज़ियम और गैलरीज में इंस्टॉलेशन के वर्क थे, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं। अच्छा, इनकी फ़ोटोग्राफ कर ली जाती है, वो कैटलॉगिंग हो जाती है, तो वो भी एक तरह का आपके पास एक प्रमाण आ जाता है कि ये इंस्टॉलेशन, उसका हर एंगल से फ़ोटोग्राफ किया जाता है। तो 3 डायमेंशंस जो हमको साक्षात इंस्टॉलेशन के टाइम में दिखता है, तो वो बाकायदा उस एंगल से कभी अगर करना होता है तो डिस्प्लेड फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, एक ही के डिफरेंट एंगल के फोटोग्राफ्स सीरीज वाइज लगा दिया जाता है। तो यू कैन मेक इट आउट कि हाँ ऐसा लगता होगा। सुबोध गुप्ता जी के कई सारे इंस्टॉलेशंस हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, और एक आध उनके ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं बड़े अच्छे हैं, वो इसमें हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी में, कैंपस में कहीं कहीं पे एक हॉल में भी डिस्प्लेड है उनका वर्क। तो कभी जाना होता है तो ज़रूर देखना। मतलब स्कल वाला वर्क, तो हिज स्कल वाला आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे ये जो स्टील के बर्तन होते थे वो यूज़ करके, और स्कल मतलब वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। हाँ, रियलिस्टिक है, वो है ही उसका। अभी बहुत अच्छे उसमें हैं भाई, मतलब इंस्टॉलेशन के मामले में तो इंडियन उसमें तो नंबर 1 उस पर कह सकते हैं हम लोग। हाँ। नेक्स्ट एक त्रिनाले की ही, जो मेरे से बाद वाला त्रिनाले हुआ था, तो त्रिनाले में अवार्ड्स भी मिलते हैं, तो 10 अवार्ड होते हैं। उसमें से इंडियन अवार्ड जिस लड़की को गया था वो बड़ौदा की जूनियर थी मेरी, और हेमा। तो हेमा का समहाउ इट इज़ वेरी सैड ऑल्सो कि अच्छी आर्टिस्ट थी वो लड़की, और उसकी जिनसे शादी हुई थी वो इन्हीं के जो हम जयपुर के विद्यासागर उपाध्याय जी बोलते हैं, उन्हीं के बेटे थे क्या हैं अभी भी, चिंतन उपाध्याय। तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बॉम्बे पुलिस के साथ में, मैनिपुलेशंस हो गए होंगे या जो भी रहा हो। चिंतन वॉज
टारगेटेड फॉर दिस थिंग। जबकि लव मैरिज थी। हेमा को और चिंतन को मैं दोनों को जानती हूँ। तो हेमा की डेथ हो चुकी 16 या 17 में हुई थी, 2016-17 के आसपास। तो वो मिस्ट्री शायद अभी तक समझ भी नहीं पाया कोई, ना सॉल्व आउट हो पाई। पर जितना हम चिंतन को जाने, चिंतन वॉज नॉट दैट टेम्परामेंट का लड़का कि जो कि किसी की, मैंने अक्सर बोला है, यू माइट हैव नेवर हर्ड अबाउट इट कि एक मिनट एक्सक्यूज मी, अक्सर ये चीज़ें हम लोग बोलते हैं, आर्टिस्ट बहुत उसमें आ जाएगा दुख की स्थिति में, या उसको रोष होगा तो वो अपने आप को तो हर्ट कर सकता है, या उस हर्टिंग पोजीशन में या पेन के पोजीशन में वो क्रिएशन करेगा। मुझे नहीं लगता कि मार देगा। तो बहरहाल ये कुछ ऐसा रहा कि जिसमें कि हेमा का जो अवार्ड था त्रिनालय के लिए, उसने पूरी एक बड़ी सी जो एरिया दिया जाता है, जितना डिमांड करते हैं ये लोग, तो उतनी बड़े एरिया में उसने बाकायदा कॉकरोचेस के, फाइबर के कॉकरोचेस बने थे पूरी वॉल पे। तिलचट्टा नाम ही था उसका। तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो कैसी फीलिंग आती है जब आप इस तरह का इंस्टॉलेशन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नहीं गुच्छे के गुच्छे दिखे अगर आपको। तो इंस्टॉलेशन में बेसिकली जब आप देखते हैं तो मटेरियल प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि वो 3D उस पर होता है तो आपकी फीलिंग ज़्यादा बनने लगती है ना। और पेंटिंग में हम लोग आर्टिफिशियल डायमेंशंस को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कलर, और सारा थर्ड वाला तो डायमेंशन हम लोग कलर से ही निकालते हैं, अदरवाइज 2 ही तो हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरे वाले उस पर, इनकी जो मतलब इसमें 2 बिल्डिंग्स हैं और पेंटिंग में इंस्टॉलेशन हो ही गया। वीडियो वर्क, ये म्यूज़ियम में कुछ आर्टिस्ट के वर्क आपने भी देखा होगा, क्योंकि इतना सशक्त हो गया है ये माध्यम हम लोगों का, तकनीकियों से भरा हुआ, कि यूट्यूब में या आपके पास कोई शॉर्ट पिक्चर्स के क्लिपिंग्स भी आते होंगे, जैसे कि वैन गॉग की कुछ पेंटिंग्स को लेके एनिमेट करा गया था, है ना सब। हाँ, तो वो मूव करती हुई, देयर इज़ अ मूवमेंट, तो वो बड़ा मज़ा आता है। और एक उस पे सॉन्ग भी है, स्टारी स्टारी नाइट करके, उसने उन्हीं पेंटिंग्स के उनको लेकर के, टाइटल्स को लेकर के वो म्यूजिकल उसमें रिदम में गाते हुए दिखाए गए। हाँ, एग्जैक्टली एक ऐसे ही है। और एक ऐसी आया है अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा उसको, मीट टू विंसेंट। ये जब आप डालोगे, ये छोटा सा है तो उसका कंटेंट बता दे रहे हैं कि जैसे खोलेंगे आप इसमें तो कोई भी वैसा आपको नहीं दिख रहा है, बस एक लड़का मेल फिगर है जिसका कि नेक के नीचे का पोर्शन है, तो हाथ एक टेबल चेयर रखी हुई है और वहाँ पे एक पेपर पैड है और पेन है। तो ये जो नेक के नीचे का मेल फिगर दिखा रहे हैं वो आता है और लिखता है कुछ चीज़ों को। तो मतलब बिकॉज दिस इज़ द इंडिकेशन कि एवरी टाइम वेन एवर ही यूज टू ड्रॉ, ही यूज टू स्टार्ट पेंटिंग और फिनिशिंग द पेंटिंग, तो वो लेटर्स लिखते थे थियो को। तो उसी चीज़ को नरेट करते हुए उसमें और मेन इंसिडेंट इनके कवर अप किए गए हैं कि कैसे इन्होंने लास्ट पेंटिंग की उसका लिखा और आई एम इन डिप्रेशन, मतलब आई दिस वर्ड इज़ नॉट दैट गुड, वो ऐसा करके कुछ दिखाया है। और फिर वहीं पर एक पिस्टल रखी हुई है एंड शूट, मतलब ये जो मीट टू विंसेंट है वो बहुत शॉर्ट विदाउट एनी कलर और समथिंग, ब्लैक एंड वाइट में, बट वेरी नाइस, मतलब देखना इसको बहुत अच्छा है ये, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया है वो, तो अच्छी लगी थी मुझे क्योंकि ऐसी अवेयरनेस आ रही है ना। नॉवेल्स तो थी, मतलब इनके ऊपर फ्रिक्शन वो भी लिखे गए थे जितने भी लिटरेचर्स हैं, लेकिन कई आर्टिस्ट का अब इस तरह से एनिमेट करके आ रहा है तो बढ़िया लगता है। तो बहरहाल इसमें यहाँ पर जो ये म्यूज़ियम है हम जिसको लिखा रहे हैं, इसमें कई ऐसे पेंटर्स हैं जिनके वर्क हैं। इसमें आप लिखिएगा दादावाद और अति यथार्थवादी, हाँ, दादावाद और अति यथार्थवादी
चित्रों का प्रमुख संग्रह है एवं 2500 से अधिक पुस्तकें लिमिटेड एडिशन की पुस्तकें हैं ये, ठीक है। हाँ, लिमिटेड एडिशन और लिमिटेड एडिशन भी शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। स्थापना लिख लिया आपने, 1960 में की गई थी। अब एक और संग्रहालय है, लुडविग फोरम फॉर इंटरनेशनल आर्ट। ये जो है जर्मनी का एक जगह है, आचेन जर्मनी में आचेन स्थान में है। एक आर्ट कलेक्टर थे यहाँ पर जिनका नाम पीटर था। उनके पर्सनल कलेक्शन एवं साथ में आयरिन लुडविग का कलेक्शन है। इस संग्रहालय में 3000 कार्य हैं। कार्य हैं टोटल, मतलब हाँ, पॉप आर्ट सुना होगा। इस संग्रहालय में सबसे ज़्यादा पॉप आर्ट पे बेस्ड वर्क हैं। हाँ, इसीलिए ये अलग हुआ ना, तो मतलब उन्हीं संग्रहालयों का जिक्र कर दे रहे हैं जिनमें कुछ अलग अलग फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये अपने पॉप कला संग्रह एवं 1960 के दशक की अमेरिकन आर्ट के कलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। 1960 हाँ, कि अमेरिकन आर्ट के संग्रह के लिए प्रमुख है या मुख्य है, महत्व रखता है। इसमें 200 वीडियो संग्रह भी हैं। जितने भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फेम प्रसिद्धि के कलाकार हैं और उनके मतलब वन मैन शो से क्लियर ही है, सिंगल आर्टिस्ट का वर्क जब डिस्प्ले होता है तो वन मैन शो कहलाता है। ग्रुप शो का मतलब इधर इट कैन बी डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, वो इकट्ठे होके कर सकते हैं या गवर्नमेंट उनको बुला करके कर सकती, पुटअप कर सकती है, या वो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए 3 लोग 4 लोग साथ के, है ना, तो वो ग्रुप शो। अगर 2 का है तो मानी बात है 2 मैन शो कहा जाता है, 1 मैन है तो 1 मैन, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हुए तो दैट इज़ अ ग्रुप शो। क्लियर, समूह प्रदर्शनी, ठीक, ये क्लियर है। और उसमें ग्रुप शोज भी ऑर्गेनाइज करने के अलावा 2010 में इस म्यूजियम ने एक बहुत अलग चीज प्रेजेंट की, वो थी वेस्ट आर्च आर्किटेक्चर, वास्तुशिल्प, ठीक है, हाँ, वेस्ट आर्च आर्किटेक्चर के तहत
कॉन्टेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का प्रेजेंटेशन किया, जो समकालीन आर्किटेक्चर था उसके ऊपर बाकायदा, चाहे वो फोटोग्राफ के थ्रू किया हो, नेचुरली फोटोग्राफ के थ्रू किया होगा, मेरा मानना ऐसा है ना, का प्रेजेंटेशन भी किया। नेक्स्ट एक म्यूजियम है, आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट यहाँ के लोगों को विजुअल आर्ट के बारे में जागरूकता प्रदान करना, उसकी समझ एवं भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसका कहना चाहिए स्थापना या फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, यहाँ के लोगों को विजुअल आर्ट की जानकारी देना, भागीदारी को बढ़ावा और उसके प्रति समझदारी के लिए जागरूकता, वही समझदारी हो गई। ये म्यूज़ियम ऐसा है जिसमें कि स्टूडियो है, जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं और आर्ट और आर्टिस्ट को वाइड एक्सपोजर भी देता है ये। अब ये जो म्यूज़ियम है, आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर करूँगी, क्यों मैंने इस म्यूज़ियम को आपको बताने के लिए चूज़ किया, आयरिश म्यूज़ियम को, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि वर्कशॉप्स है ना, वर्कशॉप्स या स्टूडियोज़ का मतलब आपका हो गया कि कार्यस्थल, प्रयोगशाला, वर्कशॉप्स और स्टूडियोज़ में। तो हम जब सुनते हैं वर्कशॉप फॉर आर्टिस्ट, तो कार्य करने की जगह देना, ये एक मतलब हुआ ना। ऐसे इंडिया में आपका ललित कला केंद्र है, आप सभी शायद कुछ लोग गए हों लखनऊ में, केंद्र, एकेडमी की बात नहीं कर रही हूँ, ये बाकायदा ललित कला केंद्र, उसमें बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, कमरे हैं। कमरे मतलब जैसे ग्राफिक के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट से मेरा मतलब है मशीन्स की, लिथोग्राफी की मशीन भी होती है, लिनो की मशीन होती है। लिनो मतलब बाय हैंड ऑल्सो यू कैन पुल इट आउट, लेकिन कलर उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है अगर बड़े पीसेस करने हैं, छोटे करने हैं तब तो स्पूनिंग से आप कर सकते हैं। तो जो आपका एचिंग है उसके लिए मशीन्स, उसके लिए ट्रे रखना, एसिड की प्रोविजन, एक्वाटेंट बॉक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बर्न करने की स्पेस। तो ये जो स्पेस चाहिए, अब ऑब्वियसली मैंने ग्राफिक्स से किया, आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं अगर चाहूँ भी एचिंग को करना, क्योंकि मतलब ठीक है पेंटिंग कर लेते हैं, पेपर पे ड्राइंग कर लेते हैं, पर आप यकीन करेंगे हमने उसको ऐसे एग्जिबिट भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मज़ा एचिंग प्रिंट का ले लिया है तो वो चीज़ हमें इसमें नहीं लगती है ज़्यादा। तो अच्छा, और एचिंग के प्रिंट्स को रखना बहुत आसान है, आपने एक बड़े पोर्टफोलियो या ड्रॉर बनवा लिया, उसमें आप रखते गए। पर पेंटिंग्स जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जगह चाहिए होती है, काफ़ी स्पेस चाहिए होती है। तो अब ये जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ, तो वो गवर्नमेंट ने एक मतलब आपको सुविधा दे दी, या तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए वहाँ पर जा कर के, और आप अपना सुविधा हर महीने फीस देते हैं उसकी, कुछ आप बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ फीस है, आप जाइए, वो सुविधा आपको स्पेस देते हैं वो ना। और मशीनें अगर यूज़ करनी है या पेंटिंग में करना है तो आपको एक जगह अलॉट कर दी गई, भाई आप यहाँ बैठ के करिएगा अपना जो भी हॉल है उसमें, तो वो एरिया आपका है जब तक आप काम कर रहे हैं। सेरेमिक है तो व्हील का, क्ले का, सबका आपको सुविधा मिल गया बर्निंग करने, फर्निश करने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ये है, पर जो इनके यहाँ का अभी मैंने आपको लिखाया कि इन्होंने एक्सपोजर दिया अपने आर्टिस्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो हमारे यहाँ म्यूज़ियम नहीं है उसमें। क्या आप अगर किसी भी ललित कला एकेडमी के सेंटर में जाते हैं
तो आपको क्या वहाँ पे चुनिंदा कुछ लोगों के कार्य दिखते नहीं, वहाँ वर्किंग आर्टिस्ट के तो वर्क दिख जाएंगे आपको, ठीक। वो कलेक्शन, वो म्यूजियम पार्ट वहाँ पे नहीं है। पर इनके यहाँ क्या है, इस म्यूजियम में उन्होंने सेंटर खोल दिया है ना। तो ये फर्क है, क्योंकि म्यूजियम है साथ में, उन्होंने आर्टिस्ट को एक काम करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे उन्होंने कैंप ही लगा दिया अपने यहाँ, या उन्होंने कहा नहीं सेमिनार हो रहा है आप हमारे यहाँ आइए। तो ये जो काम म्यूजियम कर रहा है वो हमारे यहाँ एकेडमी करती है। सेंटर में वर्कशॉप का स्थान अलग है, एकेडमी का अलग है। एकेडमी में हमारे यहाँ परमानेंट कलेक्शंस हैं, बट द सेंटर में नहीं है। मेरा फ़र्क समझ पा रहे हैं। ललित कला सेंटर हुआ, आप रिसर्च, ये इसमें गढ़ी भी सेंटर का ही एक पार्ट है, गढ़ी स्टूडियोज़ दिल्ली में। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पे। कंचन चंद्रा और आपके ये जयंत वगैरह सब, आनंद मोय बनर्जी, ये सब, सावन शुक्ला, ये सबका है वहाँ। लेकिन वो सब उनका पर्सनल वर्क है वहाँ, आप देख सकते हैं, पर वो लिया हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको उस गढ़ी स्टूडियो में लेकर के सुरक्षित नहीं रखा है ना। ये खरीदेंगे तो किस में जाके, ललित कला एकेडमी जो दिल्ली है उसमें तो इनका वर्क कलेक्शन में है, उसमें हमारा वर्क भी कलेक्शन में है, वो सारी अलग चीज़ है। लेकिन ये जो सेंटर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, इनके यहाँ आयरिश उसमें म्यूज़ियम में जो मुझे अलग लगा, वो एक चीज़ लगी कि म्यूज़ियम के साथ साथ उन्होंने वर्किंग स्पेस या वर्कशॉप का प्रोविज़न दे दिया, जिससे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी चलती जा रही हैं। तो उस चीज़ के प्रति अवेयरनेस और काम करने का काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इसी वजह से लिया था, और इनको एक वाइडर स्कोप्स मिला। मतलब इसमें 3,500 से अधिक काम जो है वो संग्रह में है इस म्यूजियम में। हाँ, 3,500 से भी अधिक, ठीक है। ये भी ये आपका आयरिश है, हाँ, आयरलैंड में, ठीक है। एक हम लोग लिखेंगे म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मैक्सिको में है, आप लिख लीजिए, या जब हम बोल ही रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आप देख सकते हैं उसको बाद में। ये जो मैक्सिको में स्थित म्यूजियम है मॉडर्न आर्ट का, ये इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिस्ट के वर्क को डिस्प्ले किया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे मैक्सिकन आर्ट का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन है, ठीक है। खास तौर से 1930 के दशक की जो मैक्सिकन आर्ट है उसको प्रदर्शित करना इस म्यूज़ियम का, हाँ, 1930 का मैक्सिकन आर्ट जो है वो सबसे अधिक यहाँ पर डिस्प्ले में है। नेक्स्ट है म्यूज़ियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, मॉन्टेरी सेंटर, सॉरी, म्यूजियम ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट। कॉन्टेम्प्रेरी समझ गए, समकालीन है ना, हाँ, समकालीन कला। मॉन्टेरी, ये मॉन्टेरी में स्थित है। लोकल और इंटरनेशनल कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट के कार्यों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मुख्य रूप से ग्राफिक प्रिंट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग का काफ़ी परमानेंट ग्राफिक, मुख्य रूप से ग्राफिक, पेंटिंग, स्कल्पचर का परमानेंट कलेक्शन है। ब्रेक कर दें थोड़ी देर, घंटा हो गया वो। कुछ नया सीखने को मिले तो बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए पता है आपको, एक जनरेशन इसीलिए कही जाती है, जैसे जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन है उससे अलग जनरेशन हमारी हुई, क्योंकि मेरे साथ के आसपास के जो लोग होंगे उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी थिंकिंग, लाइक्स डिसलाइक काफ़ी कुछ हमारी तरह होंगे, आपकी तरह होंगे, मतलब आप जैसे समकक्ष हुए ना।
तो कला में या संगीत में या साहित्य में या किसी भी चीज़ में अगर आप देखें, फैशन में भी, तो वो उसका फ़र्क दिखता है। अच्छा, जो समकालीन फैशन की बात आती है उसको अब हम लोग अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं कि यंग बच्चे प्लाजो पहन रहे हैं तो हम भी पहन रहे हैं, नो डाउट, लेकिन दैट इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी फैशन, है ना। वो कंटेम्प्रेरी फैशन मेरी एज के उससे नहीं है, वो आप लोगों की देन होती है। तो वो तो फ़र्क है, थिंकिंग एक होगी, कंटेम्प्रेरी है तो थिंकिंग एक होगी, ठीक है। चलिए आगे के म्यूज़ियम में करते हैं, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम। ये सब पढ़े हैं, ये वाला तो पढ़ा है आपने? वो लड़के एग्जाम प्रिपरेशन के हाँ, 1852 में 1852 में एल्बर्ट म्यूज़ियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय, 1852 में इसको स्थापित किया गया था। और इसमें जो है, इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वर्क हैं वो रिलेटेड टू कॉमर्शियल आर्ट हैं। हाँ, कॉमर्शियल आर्ट से रिलेटेड, इसीलिए ये खास है क्योंकि अभी ऐसे म्यूज़ियम्स जहाँ पे कॉमर्शियल आर्ट का डिस्प्ले हो वो नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हाँ है, नहीं है, लेकिन ये अपने आप में पहला और मतलब एक विशेष है कि मतलब लंदन में जब इसको स्थापित किया गया 1852 में, तो इसमें मेनली फोकस किया गया कि कॉमर्शियल आर्ट का भी कलेक्शन पार्ट होना चाहिए। तो इसमें एक तो कमर्शियल आर्ट का बहुत ज़्यादा है, डेकोरेटिव डिज़ाइन से यहाँ पे इसका अभिप्राय ये है कि जहाँ कहीं की भी संस्कृति में इनको या अपनी संस्कृति में पुराने बहुत सुसज्जित वस्त्र भी मिले तो उसके टुकड़ों को भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। डेकोरेटिव डिज़ाइंस उसमें भी है, ठीक है। उस तरह के उससे मतलब कपड़ों के डेकोरेटिव डिज़ाइंस। आर्ट की लगभग 2.5 लाख परमानेंट कलेक्शन है, बहुत वास्ट कलेक्शन है, बड़ा है। 2.5 लाख काम है यहाँ पर इस चीज़ के, परमानेंट कलेक्शन। ये 5000 वर्षों का पुराना कलेक्शन है टिल द डे, 5000 वर्षों पुराना कलेक्शन टिल द डे, मतलब आज की डेट तक जो इनको आर्ट फैक्ट्स मिले हैं वो सब यहाँ कलेक्टेड हैं। मुख्य रूप से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मुख्य रूप से यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका की संस्कृति से संबंधित हैं। मुख्य रूप से यूरोप, हाँ, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका की संस्कृति से संबंधित हैं। अपने आप में यूनिक इसलिए है कि पोस्ट जो इनका पोस्ट क्या कहते हैं क्लासिकल स्कल्पचर हैं, ठीक है, तो उसका कलेक्शन सबसे ज़्यादा है, उन स्कल्पचर्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। शास्त्रीय कला की मूर्तियों का बहुत बड़ा कलेक्शन इस म्यूज़ियम में है तथा यह म्यूज़ियम महारानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट, यह म्यूज़ियम महारानी विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के नाम से लंदन में स्थित है। हाँ, प्रिंस एल्बर्ट, एल्बर्ट, हाँ, के नाम से लंदन में स्थित है। कलाकारों के रूप में और भी जो चित्रकार हुए, उनके जो म्यूजियम्स हुए, उनमें से टॉलस लॉत्रे का उस दिन भी हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो टॉलस लॉत्रे का बेसिकली जो बना है म्यूज़ियम, ये इन्हीं का घर था।
और अगले लेक्चर में हम कोशिश ये करेंगे कि अगर उसकी डॉक्यूमेंट्री टाइप की नहीं दिखा पाए क्योंकि टाइम का समय का होता है, तो स्टिल फोटोग्राफ्स को मैं दिखाना चाहती हूँ कि कम से कम जैसे मान लीजिए म्यूज़ियम, लंदन म्यूज़ियम है, विक्टोरिया म्यूज़ियम का कोई पार्ट दिखा दिया, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी का या ललित कला केंद्र का कुछ पार्ट मैं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। और जैसे ये वाले म्यूज़ियम का है, टॉलस लॉत्रे का है, पेब्लो पिकासो का, तो कम से कम ये एक हमारा मतलब एक कहना चाहिए सम्मान या ग्रेटिट्यूड, आदर देने का एक तरीका हो जाएगा कि हमने उनका फोटोग्राफ्स में ही देखा कम से कम, है ना। प्रत्यक्ष रूप से तो देख सकते हैं जब भी आप कभी जाएंगे, पर यहाँ पे उस चीज़ को रिलेवेंट टू द इससे हो जाएगा जो आपने अभी तक क्लासेस में लिया है, समझा है, तो एक आपकी मेमोरी में बेस्ड हो जाएगा वो। टॉलस लॉत्रे की पिक्चर मुझे अभी भी याद है। इट इज़ अ रेड कलर का बिल्डिंग एंड वेरी नाइस बिल्डिंग इट इज़। वो इनका खुद का घर था, टॉलस लॉत्रे का ही था शायद, इसी में कंफ्यूजन है शायद वो टॉलस लॉत्रे का ही, तो वो कंफर्म भी हो जाएगा हम लोगों के, एक बार मैं भी कोशिश करूँगी। टॉलस लॉत्रे का संग्रहालय जो साउथ फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, साउथ फ्रांस में स्थित है। यह एल्बी कैथेड्रल, एल्बी कैथेड्रल के बिशप का निवास स्थान था। किसका निवास स्थान है? किसका निवास स्थान था? बिशप, हाँ, एल्बी कैथेड्रल के बिशप का निवास स्थान था। 1901 में जब टॉलस लॉत्रे की, लॉत्रे भी लिख सकते हैं, लॉत्रे भी बोला जाता है ना, टूलस भी बोलते हैं, फ्रेंच नेम है तो प्रोनाउंसिएशन कई बार कई जगह टॉलस लॉत्रे लिखा होता है, कई जगह टूलुस लॉत्रे लॉत्रैक होता है, हाँ, उच्चारण के ऊपर है ना। टॉलस लॉत्रे 1901 में टॉलस लॉत्रे की मृत्यु के पश्चात इनकी मदर ने इनका सबसे ज़्यादा कला का जितना भी उनके पास कलेक्शन था वो सारा फ्रेंच गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखाई है, कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब क्या होता होगा? नहीं, चर्च होता है, दैट इज, तो चर्च लिखते ही है, गिरजाघर हो गया वो। कैथेड्रल मीन्स जैसे कई सारे चर्च हैं जिस एरिया में, बट कैथेड्रल उसको कहते हैं जो इन सभी चर्चों का प्रमुख होता है। जैसे अपने यहाँ नहीं बोलते हैं वो, अरे यार वो क्या, शंकराचार्य जी है ना, तो नहीं होता पीठ के जो प्रमुख पीठाधीश है ना, मठाधीश, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है, तो इनके में चर्चेस में से जो प्रमुख चर्च है, जो सबसे बड़ा चर्च है जिसके अंडर में सारे आ रहे हैं ये वाले, उन चर्चेस का जो मेन चर्च होगा दैट इज नॉट कॉल्ड चर्च, दैट इज कॉल्ड कैथेड्रल। तो यहाँ के जो बिशप होंगे, जो सारे जितने फादर्स हैं उसमें चर्चेस में, उनके जो प्रमुख हुए वो बिशप हुए, पोप, बिशप, ये सब। तो उसमें बिशप जो होते हैं उनका ये निवास स्थान था। और यहाँ पे टॉलस लॉत्रे के उसमें मतलब इसी पार्ट को एज ए वो रहे भी थे यहाँ पर, और उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था पूरे के पूरे मतलब म्यूज़ियम में डोनेट करके। मदर ने इनके कामों को डोनेट कर दिया था, और उसको 1901 में जब इनकी टॉलस लॉत्रे की मृत्यु हो गई थी तब मदर ने डोनेट किए हैं वर्क, और वो वहाँ डिस्प्लेड हैं और उन्हीं के नाम से बन गया ये। और यहाँ पे 1000 वर्क हैं इनके। मेनली जो टॉलस लॉत्रे की लास्ट पेंटिंग थी मेरे ख्याल से, हाँ, टॉलस लॉत्रे की 1000 पेंटिंग्स हैं, और उसमें से जो 1
एक पेंटिंग है लास्ट, उसका नाम है एग्जामिनेशन एट द स्कूल ऑफ मेडिसिन, शायद यही है, हाँ, मेडिकल स्कूल या मेडिसिन स्कूल, कुछ ऐसे ही है टाइटल है। एट द स्कूल मेडिसिन नहीं, स्कूल ऑफ मेडिसिन या एट द स्कूल, कुछ ऐसे ही है, मेडिसिन स्कूल कुछ है। तो एग्जामिनेशन एट द मेडिसिन स्कूल या स्कूल ऑफ मेडिसिन, कुछ ऐसे ही टाइटल है उसका, ठीक है। अब इन्होंने एक और चित्रकार का म्यूजियम टर्न किया गया घर को, वो है ऑस्कर कोकोशचका, हाँ, ऑस्कर कोकोशका का, ये पोर्चलन में है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया इज अ कंट्री, वहाँ पे पोर्चलन में स्थित है। और आपको पता ही है किस बात के प्रमुख चित्रकार थे ये, किसके थे? ऑस्ट्रिया में पोर्चलन। मैम अभिव्यंजनावाद के, हाँ, ठीक है, अभिव्यक्ति अभिव्यंजना, ठीक है। इसी प्रकार से एडवर्ड मंच का भी है, हाँ, मोंक मंच, कई जगह पे डिफरेंट हैं वो। ओस्लो में स्थित है ये, ठीक है, ओस्लो में भी इनका ये म्यूजियम है, हाँ। म्यूजियम गोया, ये स्पेनिश चित्रकार फ्रांसिस गोया के नाम पर निर्मित है, ठीक है। इसमें वही है, उन्हीं की पेंटिंग्स हैं और बाकायदा। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है, या आज एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, नेक्स्ट उसमें जब भी करेंगे इसको, तो वो टॉपिक आएगा हमारा गैलरीज का, ठीक है। गैलरीज के लिए स्पेशली कुछ एक हम आपको भी काम दे देते हैं, तो अच्छा रहेगा, एक इंटरेक्शन के पर्पस से बातचीत रहती है। इंडियन लेवल की गैलरीज के बारे में आप जो भी कोई स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं, उनका आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी। अच्छा, दूसरा आज ही उसको बता देते हैं थोड़ा कि गैलरीज के भी कई प्रकार हुए, कई रूप में होती हैं गैलरीज। किस किस मेन रूप में होती हैं? एक नॉन प्रोफेशनल होती है, एक प्रोफेशनल होती है, या इसको हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिटेबल क्या है? नेचुरली वो गवर्नमेंट की होंगी कि उनको, ठीक है, दिस इज मतलब कोई वो नहीं, ये मतलब हमें क्या इसका वापसी मिल रहा है, इससे उनको कोई नहीं, पर उनका ये एक उद्देश्य है कि कला के लिए हमको गतिविधियां रन करते रहना है, ठीक है। दूसरा प्रोफेशनल होती हैं या प्रॉफिटेबल होती हैं, तो नेचुरली जहाँ प्रॉफिट शब्द आ गया तो वहाँ तो कमर्शलाइज्ड हो ही गई, और वो जब कमर्शलाइज्ड होंगी तो वो प्राइवेट भी होंगी, ठीक है नहीं? कैसे प्राइवेट होंगी कि आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास कैलिबर है, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो मैं एक, और स्पेस है सबसे बड़ी बात, चाहे वो मेरे अपने घर में हो, मेरी बिल्डिंग में मतलब, या मैं किसी नई जगह पे ज़मीन लेकर के बनाऊं, तो मैंने एक गैलरी का दीर्घा का निर्माण कर लिया, ठीक। उस गैलरी को मुझे रन करना है, तो उसके लिए मैं प्रमोशन शोज़ करूंगी पहले तो, और फिर कई बायर्स को ढूंढूंगी उस सिटी में या उस एरिए में कि कौन से ऐसे धनाढ्य लोग हैं। नेचुरली जब मैं धनाढ्य हो गई तो मेरे संपर्क में भी तो बाकी के लोग धनाढ्य होंगे, तो कौन ऐसे धनाढ्य लोग हैं कि जिनको कि मैं अप्रोच कर सकती हूँ कि भाई मैं ऐसे एग्जीबिशन एक करा रही हूँ, हो सकता है किसी एकल चित्रकार की या ग्रुप की, जिससे कि वैरायटी ऑफ आर्ट वर्क मिल जाए। ग्रुप में केवल इतना ही बेनिफिट होता है कि अलग अलग तरह के मतलब क्या कहेंगे उसको, वेरियस काइंड ऑफ, विभिन्न तरीके के काम एक साथ दिख जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। एकल में कभी कभी मूवमेंट आपके हाथ और टेक्सचर्स या वर्क का पैटर्न एक ही तरह का होता है, तो
मैंने किसी व्यक्ति को, बायर्स को कॉल किया, उन्होंने पेंटिंग्स को लिया और उसमें एक मार्जिन होता है, आर्टिस्ट के साथ बात कर ली जाती है कि अगर ग्रुप मैन में है या मतलब ग्रुप शो है या 1 मैन 2 मैन है, तो उसमें बात कर ली जाती कि भाई मेरा अभी, जैसे हम लोगों के टाइम में 15% लेते थे, अब सुनने में आया 30% ऑफ द सेल लेते हैं। तो 30% मुझे मैथ्स बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन सपोज़ अगर मेरा 20,000 का वर्क है तो उसमें से एक वर्क का 30% कितना हो जाएगा, 6,000, तो वो 6,000 रुपीज़ गैलरी ओनर का है। ठीक हो गई बात। तो ये जैसे हम लोग नहीं सुनते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स का परसेंट होता है, इफ़ यू आर बाइंग एंड सेलिंग द, हाँ, तो द सेम वे मीन्स जहाँ कॉमर्शलाइज्ड वर्क हो गया तो मतलब पर्पस जुड़ गया, उद्देश्य जुड़ गया, तो वो ऑब्वियसली आपका वैसे ही काम करेगा फिर। तो भाई आप भी चाहेंगे, आर्टिस्ट तो ये चाहेगा कि यार मेरा वर्क सेल हो, आपकी तो अप्रोच नहीं है ना। मान लीजिए आप जाते हैं गुजरात के किसी में जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं, तो क्या आप बेंगलोर के लोगों को जानते हैं? नहीं जानते हैं। जानते भी होंगे तो शायद 1-2 रिलेटिव्स होंगे या आपके 1-2 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ये तो मतलब नहीं पॉसिबल है कि वो व्यक्ति आपके कला के कामों को बिकवा दे। अब नेचुरल सी बात है, आप इतनी दूर गए हैं तो आपका भी तो उद्देश्य इसी में निहित हो रहा है कि मेरा वर्क सेल हो, मैं बेचूं अपने काम को। तो नेचुरली आप क्या करते हैं, जिस गैलरी में आप शो कर रहे हैं, आपने उन्हीं को कहा कि आई एम रेडी टू गिव यू 30% ऑफ द कॉस्ट, जो भी मेरा वर्क सेल होता है। और यू अप्रोच, कई बार गैलरी वाले अपने ही बायर्स को बुलाते हैं, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो बायर को वर्क पसंद आता है, आपके 5 वर्क बिके अगर, तो उसका हर एक का 6-6 हज़ार। तो देखिए कितनी बड़ी सुविधा है एक तरह से एक स्वतंत्र चित्रकार के लिए। जॉब वाले की बात नहीं करती हूँ मैं, स्वतंत्र चित्रकारों की बात करती हूँ कि जिसमें आपने वर्क, आपको तो पता है मेरा वर्क, मैं नया आर्टिस्ट हूँ या हो सकता है मैं फील्ड में 25 साल पुराना हो गया हूँ, तो थोड़ा महंगी बिकती हैं। अब जैसे कई लोग हैं मतलब आज की डेट में जिनके वर्क बहुत अच्छे सेलिंग उस पे हैं, लेकिन ऐसे सबके साथ तो नहीं होता है शुरू में। तो आप तो यही चाहेंगे ना कि मेरा वर्क मैं इतना ले जा रहा हूँ, तो कम से कम गैलरी की जो चार्जेस है वो रहने आना जाना, प्लस मेरे आने वाले समय के लिए जो भी मटेरियल है, मेरा लाइफस्टाइल का खर्चा है, वो सब निकल आए। तो आप तुरंत एग्री करते हैं कि भाई ठीक है, मेरा वर्क मुझे पता है कि ये इसकी एक वैल्यू, पक्की वैल्यू 20,000 है। तो आपने उनके परसेंट को, कमीशन को जोड़ करके 25,000 उसका रेट रखा, आपको तो 20,000 मिल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू हैव दैट बेनिफिट। ठीक, तो गैलरी का, और अच्छा, गैलरी का एक और बहुत अच्छा योगदान है कि एक तो कलाकार को पोषण में सहायता प्रदान करती है, मतलब वित्तीय सहायता मिल गई आपको, और आपका काम थोड़ा सा जन जन के उसमें जाने के लिए हुआ ना, माध्यम बने गैलरी वाले। तो वो जो एक है गैलरी का पर्पस, दैट इज़ वेरी गुड। अब नॉन प्रॉफिटेबल कैसी हो गई, जैसे ये डीएवी कॉलेज की गैलरी है या किसी भी गवर्नमेंट की गैलरी है, निजी, मतलब निजी नहीं, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो भी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति निजी गैलरी खोलेगा वो आपको स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, लिमिटेड देगा, वो आपको कुछ ना कुछ रेंटल चार्जेस पे देगा। तो वो नॉन प्रॉफिटेबल उस पे नहीं हुई, मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन आप डीएवी में गैलरी में शो करेंगे तो डीएवी में वो यही कहेंगे कि मिनिमम 500 रुपये की बिजली लग जाती है 5 दिनों में, भाई वो जमा कर दो कॉशन मनी। जैसे ललित कला एकेडमी है लखनऊ में, वो आर्टिस्ट अगर आप हैं किसी जगह के, तो आपने जाके वहाँ कहा कि मुझे अपना 1 मैन शो लगाना है, तो वो कॉशन मनी जमा करते हैं और एट द टाइम ऑफ जो बिजली का खर्चा वर्चा है उसको माइनस करके बाकी पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो दिस इज अ नॉन प्रॉफिटेबल गैलरी विच इज गवर्न्ड बाई मोस्टली अधिकतर नॉन प्रॉफिटेबल गैलरीज जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की जाती हैं या रन की जाती हैं, ठीक, संचालित की जाती हैं। वेरी गुड, तुम मुझे नए शब्द सच्ची में सिखाती जाओ ना, मैं, क्योंकि ये बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होती है कि, लेकिन फिर वही है कि जब आप फ्लो में वैसे बोलते हैं तो बच्चे भी समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आना चाहिए। शुरू में जब हमने क्लासेस लेने शुरू किए थे थियोरी बीए में इसमें,
तो मतलब हमने जब फर्स्ट उसमें लेक्चर दिया तो आदत ही नहीं थी हिंदी की उतनी, तो बोलते थे। तो मेरी जो हेड थी चंद्रा दी, उन्होंने हमसे कहा कि ज्योति पुस्तकें निकलवा देते हैं बच्चे, क्योंकि उतना उसमें नहीं ले पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब पुस्तकें और हिंदी, तो पुस्तक में तो जो हिंदी होती है बाबा इतनी क्लिष्ट होती है, इतनी जटिल होती है, और मतलब कि छोटी सी चीज को वो 6 पेज भर देंगे और आपको सार नहीं समझ में आएगा। तो हम इतने परेशान हो गए कि कुछ पूछने नहीं। हाँ, रिसर्च की थियरी में भी तो हिंदी वगैरह पढ़ें तो कितने विशुद्ध शब्द होंगे, हाँ बहुत होते हैं और समझ में नहीं जल्दी आते लोगों के। अरे सौंदर्य शास्त्र पढ़ लो, ममता चतुर्वेदी की, उसमें भी ऐसे। किसमें? सौंदर्य शास्त्र की किताब ममता लीजिएगा चतुर्वेदी। बिल्कुल पढ़ रहे हो, उसमें लिखेंगे अधिगम होता है। मेरे ख्याल से वहाँ से हैं, राजस्थान से, जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट से। किताब तो अच्छी है। वैसे मैडम मुझे ऐसा लगा जैसा मतलब आदि कॉपीराइट्स वो क्या क्या वासुदेव शरण अग्रवाल जी की और ऐसे पिक्चर ले रखी है। नहीं, लेकिन इतनी क्लिष्ट हिंदी तो हम जैसे बोलते थे। तो सेकेंड ईयर की, बीए सेकेंड ईयर की जब ली, कई चीज़ें ऐसी आती थी, मिनिएचर पेंटिंग्स। तो उस समय का बैच बड़ा अच्छा था और ज़्यादा बच्चे भी होते थे। तो फिर वो फाइनली मिनिएचर पेंटिंग्स का, जैसे हमें एकदम से हिंदी शब्द नहीं आ पा रहा है, तो लड़कियां हमें हेल्प करती थी। और अभी मतलब स्थिति यह है कि जब हम अब अपनी लीव, एक मेरी प्रिंसिपल उस समय की एक तो ऐसी थी, डॉक्टर मंजुलता विश्वकर्मा जी। मैंने पहले दिन जब ज्वाइन किया और इंग्लिश में साइन किया, तो उन्होंने रजिस्टर देखा, जैसे ही साइनिंग रजिस्टर, बोली मिस शुक्ला आपने इंग्लिश में हस्ताक्षर किए हैं। और मुझे समझ में नहीं आया यार ये मतलब क्या है। तो वो भी ऐसे बोली। तो हमने कहा यस मैम। तो बोली आप अंग्रेजी कम बोला करिए। अब मैंने ऐसे करके देखा उनको, क्योंकि वो संस्कृत की थी, माई स्कॉलर, और मतलब अरे शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। और उनका ये था कि मतलब हिंदी भाषा को प्रमोट करिए। हाँ, और उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा मिस शुक्ला आप ये समझ लीजिए कि कल से आप हिंदी में साइन करेंगे। तो अगर जुहारी का जो साइनिंग रजिस्टर है 2003, हाँ 2003 तक का रजिस्टर देखो, 2002 से 3 1 साल का, तो उसमें बाकायदा हमने हिंदी में एकदम ज्योति जो लिखा है, वो बिल्कुल बच्चे वाली जो राइटिंग होती है वो एकदम वैसे ही लिखा हुआ है। तो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन हाँ, इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि जैसे अब काफ़ी शब्द आ गए, मुझे बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए। तो ये बेनिफिट है। और बाकी गैलरीज कहाँ कहाँ से हैं, कुछ एक आपस में तय कर लेना, शहरों के नाम या मतलब स्टेट्स के, राज्य के, कि आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं तो बताऊंगी। प्रेजेंट में तो मैम इस समय तो गैलरी, जैसे हमारे अब ये डीएवी कॉलेज में एक गैलरी लग रही है, आर्ट गैलरी, तो वही हम देख सकते हैं 16 तारीख से सर, कब से 16 जरूर जाके देखना। तो जब हम देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय तो प्रेजेंट में हाँ तो है ही नहीं हाँ कोई भी इस समय। हाँ, हमारे आप जरूर देखिए। यहाँ पे अभय सर की भी है, अभी सर कहाँ पर? आज़ाद नगर में है। उन्होंने अपने घर में ही दीर्घा मतलब करी हुई है। हाँ, और काफ़ी अभी कोरोना की वजह से तो नहीं इतना हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अच्छा, ये हाँ, कहाँ पर है? आज़ाद नगर में है। अभी तो कोई सुनील शायद नहीं चल रही ना सर क्या? जब लगेंगी जब तो उसमें संज्ञान में रहेगा ना हमारे कहाँ पे क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट कोरोना का कोई वेरिएंट हाँ हाँ, तो एक्टिविटी नहीं सुनने में तो आ ही रहा है। अब आ तो रही है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से ना आए। वैसे वैक्सीनेटेड होने की वजह से हमें नहीं लगता कि इतना इफेक्टिव। बड़ा इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसा एक खौफ है जो इफेक्टिव बनाया जा रहा है, डर बिठाया जा रहा है मैडम, बिल्कुल डर ही लग रहा है। नहीं, अब दरअसल जो ये हमारे यहाँ की बड़ी सिटीज़ है ना, जो दिल्ली जैसे, जहाँ पोल्यूशन से मरे जा रहे हैं, अब इनकी इम्यूनिटी इतनी कम है, ये कहाँ से झेल पाएंगे, कुछ नहीं। तो आप देखिए ना, ये बंद कर लो। अभी टाइम नहीं हुआ है, कितना बचा है? 18 मिनट। अरे बताना चाहिए था, हेरिकॉन के ऊपर बात करने लग गए बताओ हम लोग। तो दिल्ली के ही जैसे कई गैलरीज हैं, बहुत सारी ऐसी गैलरीज हैं, और सभी राज्यों में ललित कला एकेडमी के नाम से तो गवर्नमेंट का है ही है। चाहे आप उसमें क्या कहते हैं, यहाँ का देख लीजिए, लखनऊ का ही देख लीजिए। लखनऊ का भी जो लाल बारादरी में है एकेडमी, उसमें रिसर्च के पर्पज़ से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं।
लाल बारादरी में, हाई कोर्ट के सामने ही है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा मतलब है। और स्पेशली ललित कला एकेडमी के उस समय, अभी भी शायद मिश्रा जी होंगे, राजेंद्र मिश्रा, बहुत हेल्पिंग है उस हिसाब से, अभी भी हैं शायद, वो तो रिटायर्ड तो किए नहीं है। अच्छा, अभी हाँ, क्योंकि काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं बच्चों की भी और सभी उसमें, तो राजेंद्र मिश्रा जी हैं। एकेडमी के पास खुद के संग्रह बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के कलाकारों के बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास। और अभी रिसेंटली जैसे इन लोगों ने शुरुआत की है, काफ़ी मेरे ख्याल से 20 या 18, हाँ 20 साल के, 20 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, कलाकार शिविर के ऑर्गेनाइज करते हैं ये। तो कलाकार शिविर क्या होता था, राज्य कलाकार शिविर ऐसे करके चित्रकारों का कर लिया, मूर्तिकारों का कर लिया, या छापा चित्रकारों के ऊपर किया। तो मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उसकी वजह से इनका कलेक्शन बहुत वास्ट हो गया। दो माध्यम हो गया ना, कि एक तो ये हो गया कि अच्छा देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोग सुनते हैं, ठीक, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कई यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से भेजती हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी में तो मैंने ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं देखा, मतलब मैंने नहीं देखा, ना सुनने में आया कि अदर कंट्री का कोई व्यक्ति आकर के CSJMU में शिक्षण ले रहा हो। मुझे नहीं पता, मेरे संज्ञान में नहीं है बहरहाल, ठीक, या हो सकता है भाई इनकी कुछ वित्तीय लिमिटेशंस होंगी तो इसलिए नहीं करते होंगे उस स्कीम को। पर जैसे बड़ौदा में था ये, जब हम पढ़ते थे तो आपको मालूम है हर एक विधा में मास्टर्स के लिए ये प्रोविज़न था कि बाहर की यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव एक स्कॉलर वहाँ पे एडमिशन लेगा, उसको प्रेफरेंस मिलती थी इंटरनेशनल बेस्ड। उस पर अगर बच्चे ने अप्लाई किया है तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आता था। और मतलब देखो मैं असेंबल करती हूँ सारी चीज़ें जो पुरानी मेरे उसमें है। हाँ, अब नहीं आ रहे हैं। श्रीलंका वगैरह के लोग, हाँ हाँ हाँ, ये तो कैंप हुआ था कैंप तो और स्टूडेंट कॉलेज में भी आते थे, लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से इन दिनों का टाइम पे एक दो लोग आए, हाँ, ये पता नहीं इनके टाइम पे भी आए, तो श्रीलंका से तो लोग आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लोग आ जाते हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होता है। और इसमें हाँ हाँ, इसमें बड़ौदा में जैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट में इंग्लैंड का एक लड़का था, रॉबर्ट नाम था उसका, हमारे टाइम में अच्छे से याद है मुझको। वो आते हैं और उनको बाकायदा वहाँ स्टे करके करना पड़ता है वर्क, और करके फिर उसके बाद उनका जो भी है मतलब वैल्यूएशन होता है, सब कुछ होता है। और एक होता है एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें कि थोड़े टाइम के लिए वो रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है, आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी। तो उसका सुनील ये मेथड होता है, जब हम पढ़ रहे थे तो इंग्लैंड की थी वो लड़की, उसका नाम भारती परमार है। और भारती परमार का ये था कॉम्बिनेशन कि उसके जो पापा थे वो गुजराती थे, परमार गुजराती, और मदर जो थी वो शायद ब्रिटिश थी, इंग्लिश विमेन थी। तो लेकिन मूलतः तो वो भारतीय हो गई, मतलब ठीक। और मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, शी इज़ विथ मी ऑन फेसबुक, उसने मुझे ढूंढ निकाला कहीं से फेसबुक में। तो पहली बार जब उसका आया तो मुझे इतना अच्छा लगा, और यंग टाइम की भी फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। तो वो लड़की ने अभी वहाँ पर शी इज़ देयर इन इंग्लैंड, और स्थिति ये है कि उसके हस्बैंड बिशप हैं। हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसका फेसबुक से ही ले करके, हाँ, या जैसे मेरे प्रोफाइल में से जाके भारती परमार निकल आएगा ना तुम्हारे लिए, तो आप निकालिए भारती परमार। अच्छा किया हमने कल मैं देख रही थी। हाँ अच्छा, तो हम निकालेंगे भारती परमार का, सब लेके आएंगे। और वो यंग वाली फोटोग्राफ्स भी मिल गई तो दिखाऊंगी मैं। तो भारती जो थी उसने अभी उसके वहाँ पर बर्मिंघम में एक पूरी वो हुआ था, एग्जीबिशन हुई थी, त्रिनालय टाइप की हुई थी उनकी, कुछ बिनाल या त्रिनालय था। तो उसने उसमें खादी
के ऊपर कॉन्सेप्ट लेके पूरा पुटअप किया है कि कैसे गांधी जी ने खादी को प्रमोट करके स्वतंत्रता दिलाई, एंड इट इज सिलेक्टेड। तो मैं वो दिखाऊंगी, मतलब उसने छोटा सा एक चरखा और उसको पूरा डिस्प्ले में है, वो सूत और कपड़ा, मतलब वो उसी ने उसी यार्न से छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, उसने सारे वो डाले हुए हैं उसमें। हाँ, तो मतलब शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, उसकी एक ही बेटी है अब तो मतलब मैं वो निकाल के दिखाऊंगी आपको। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं एक्सचेंज वाली, रेजिडेंसी वाली प्रोग्राम, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस वाला, तो ये भारती आई थी 3 months के लिए बड़ौदा, जब हम पढ़ रहे थे। और उस समय इसको प्रोजेक्ट जो मिला था दैट वाज पेपर पल्प, पेपर पल्प के ऊपर था। पेपर पल्प के ऊपर ही सोमनाथ होड जी ने काम किया है, तो बॉन्ड सीरीज जो है ना, तो वो मतलब उसी पेपर पल्प के ऊपर आई थी, हाउ हैंडमेड पेपर पल्प इज़ यूज्ड, या शीट्स कैसे बनती हैं। तो वो बाकायदा उसने आके हम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया था उस समय, 91-92 की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो वो तब आई हुई थी, तो उसका इसी तरह के उससे रिलेटेड वर्क है काफ़ी। अच्छा, होता क्या है कि इन लोगों के कॉन्सेप्ट को ये लोग जो प्रेजेंट करते हैं वो लगता है कि अरे यार ये तो हम रोज में देखते हैं, वही चीज़ ये लोग पोर्ट्रे कर देते हैं एक आर्टिस्टिक तरीके से। तो आर्टिस्ट इन रेजिडेंस वाला भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ। मुझे नहीं लगता कि आर्ट्स कॉलेज में बस इधर ही 1-2 बार हुआ होगा, अदरवाइज अगर इसको प्रमोट किया जाए, जैसे हम लोगों के यहाँ के भी बच्चे वहाँ जाएं। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू है, ललित कला एकेडमी की एक स्कीम है, उसमें जो मैं सावित्री पाल बोलती हूँ उसको भेजा गया था यूरोप ट्रिप के ऊपर, और उसका स्टे था वहाँ का 1 से 1.25 महीने का। हाँ, तभी वो हॉलैंड घूमी थी भाई। तो क्या कहते हैं, कुछ काम करिए आप वहाँ पर और बाकी आप टूर करिए जितना मैक्सिमम हो सके। तो वो कह रही थी कि काम तो बहुत कम किया और घूमे बहुत ज़्यादा हम। स्कॉलरशिप इट इज़, तो स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, हाँ, स्कॉलरशिप इज स्टिल देयर। एक INLACS की स्कॉलरशिप है, पर ये एक डिफरेंट चीज़ मैं बता रही हूँ जिसमें आप स्कॉलरशिप नहीं, आपके यूनिवर्सिटी ही विजिट करा दे आपको, वो जो चीज़ है वो स्कॉलरशिप के तहत नहीं। जैसे भारती जो आई थी, शी वॉज नॉट ऑन द स्कॉलरशिप बेस, ये स्कॉलरशिप नहीं था उसका। ये टर्म होता है कि मेरे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से, मान लो फाइन आर्ट फैकल्टी है बड़ौदा की या आर्ट्स कॉलेज है, तो इनका कॉम्पैक्ट ये बनेगा कुछ कंट्रीज के साथ कि मेरे 4 स्टूडेंट्स आपके यहाँ आएंगे, आपके 4 मेरे पास आ जाएंगे, उनका रहना खाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही मेरे 4 स्टूडेंट की रहना खाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो होता क्या है कि हम लोगों के उसमें यूनिवर्सिटीज़ और आर्ट्स कॉलेज का मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ऐसा कोलैबोरेशन है। स्कॉलरशिप्स के ऊपर तो है अभी भी। हाँ, भाई INLACS स्कॉलरशिप जो हमको पता है, INLACS वाली जो है उसमें सभी विधाओं के ऊपर दिया जाता है। उसमें तो जिसका काम सबसे अच्छा हो गया, तो मेरे ही जानने वालों में मेरे ही सीनियर को मिली थी, घनश्याम गुप्ता को, ही इज़ फ्रॉम औरंगाबाद, उसको मिली थी, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट गया था। INLACS मिलती ही रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए है, तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। बड़ौदा के कई आर्टिस्ट INLACS में निकल के गए थे, मेरा तो इंटरव्यू तक आ गया था, उसके बाद नहीं सिलेक्शन हुआ ग्राफिक्स के लिए। बहुत टफ, मतलब उसमें कितनी थाउजेंड्स उस समय आती थी एप्लीकेशंस, मतलब जैसे 3000 आई, उसमें से आपका स्क्रीनिंग होता था इंटरव्यू के लिए। उस स्क्रीनिंग में जो फर्स्ट इंटरव्यू स्क्रीनिंग है उसमें आपका नाम सिलेक्ट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। 15 लोग या 16 लोग कॉल किए जाते थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें कॉल आ गया, बहुत बड़ी बात है। सेकेंड में आप साफ हो गए, सेकेंड में आप गायब। लेकिन बस इतना सेटिस्फैक्शन कि भाई आप फर्स्ट राउंड तक तो पहुंचे। दिल्ली में इंटरव्यू होता है हम लोगों के कॉलेज से। अच्छा, मेरे क्लासमेट था, वो भी गया था, मुझसे सीनियर्स थे, वो भी गए थे। हाँ, और इन्हीं वजह से जयकृष्ण जी की वजह से। हाँ, सर का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत जबरदस्त। वो एकदम ओपन, हाँ, उनके शिष्य हो तो तुम्हें चाइना जाने का मौका जरूर मिल सकता है।
चाइना एंड जापान, इसमें सॉरी नेपाल, नेपाल का तो आप एग्जीबिशन करिए, जो वहाँ रागनी जी हैं, सिबिता आर्ट गैलरी की ओनर, तो जब उन्होंने गैलरी खोली थी, हम सब लोगों का एक एक वर्क लेके डिस्प्ले किया। सिबिता उनकी बेटी थी, मतलब बहुत छोटी थी उस समय, तो 5 साल की थी जब सेंटर आती थी रागनी के साथ में, और उसके बाद शी एक्सपायर्ड, तो उसके नाम से पूरा फाउंडेशन बनाया है रागनी ने, सिबिता आर्ट फाउंडेशन। वो गैलरी भी उसी के नाम पे है, और एक ही लड़की थी इनको। तो जो गैलरी खोली थी, हम लोगों के सबके वर्क डिस्प्ले किए थे। तो मैं ग्रुप शो में नाम उसमें लिखती हूँ मैं, सिबिता आर्ट गैलरी नेपाल। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी सही हैं, एकदम बड़ी सही, मज़ा तो आता है। खैर ठीक।